स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद कानून। तो इसे हम लोग आगे बढ़े तो इससे पहले कुछ हम जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये जो वुड डिस्पैच है, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को विकास करने के लिए वुड का शिक्षा सुधार योजना को भारत में लागू किया था। तो तुम लोग को सवाल आ सकते हैं कि जो भारत का जो वुड का शिक्षा सुधार योजना है वो किसने लागू किया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इतना क्लियर है? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1861 ईस्वी का जो भारतीय परिषद कानून था, इसमें क्या हुआ था कि शिक्षित भारतीयों की असंतुष्टि का कारण जानकर ब्रिटिश संसद ने 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद कानून को पास किया और शिक्षित भारतीयों को आधुनिक शासन व्यवस्था से परिचित कराया। और इस कानून का यही मेन उद्देश्य था कि जो शिक्षित जितने भी भारतीय थे उनको आधुनिक जो शासन व्यवस्था से परिचित कराना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को जोड़ने की पहल की गई और अधिनियम में कहा गया कि जो वायसरॉय है वो अपनी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करेंगे। फिर 1862 में तत्कालीन वायसरॉय कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सरदिनकर राय को विधायी परिषद में स्थान दिए, क्योंकि इसमें कहा था कि जो भारतीय हैं उनको स्थान देंगे। फिर वायसरॉय को परिषद के सदस्यों को सहमति के बिना अध्यादेश पारित करने का शक्ति प्रदान की, जिसकी अवधि 6 माह की होती थी। वायसरॉय को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। फिर वायसरॉय को जो परिषद था तो वहाँ पे विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई थी कि जो वायसरॉय को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामित करके उन्हें विधायी कार्य के संबंध करके अधिकार प्रदान दिया गया था। तो ये जो कानून है, इस कानून के कुछ गुण को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शासन तंत्र का क्रमिक विकास तथा उसको संगठित करना रहा है और 3 अलग अलग प्रांतों में एक शासन प्रणाली स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था। फिर जो परिषद के जो गवर्नर जनरल थे तो उनका विधायी का प्रथा प्रशासकीय अधिकार समस्त प्रांतों तथा उसके समस्त निवासियों पर स्थापित हो गया और स्थानीय आवश्यकताओं को मान्यता देने और स्थानीय ज्ञान को स्वागत करने का सिद्धांत लिया गया था। तो इसमें ये कहा गया था कि जो उस स्थान के जितने भी वहाँ के कल्चर था या लोकल नॉलेज था तो उसको अपना लेना ही सिद्धांत था। तो इसमें क्या क्या इसके दोष थे, इस जो भारत अधिनियम का जो दोष को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो भारत में कोई उत्तरदायी सरकारी नहीं स्थापित की गई। इसमें इस कानून के तहत कोई एक ऐसा नहीं आया लीडर जिसके तहत कह सकते हो कि कोई उत्तरदायी लेंगे सरकार, ऐसा नहीं था। फिर विधान परिषद की शक्तियों को बहुत सीमित कर दिया गया था और विधान परिषद के जो कानून बनाने का अधिकारों पर भी अनेक प्रकार की रुकावटें लगा दी गई। फिर गवर्नर जनरल को अपने परिषद के कानून पर निषेधाधिकार लगाने का भी अधिकार दिया गया। और 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो भारत की संवैधानिक प्रगति में बाधा डालने वाला नियम था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्थानीय स्वायत्त शासन। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो गृहीत वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव भारतवर्ष में स्थानीय शासन व्यवस्था का द्वार खोल दिया गया था। इस प्रस्ताव के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पंजीयन, जेल, फिर पुलिस आदि विभागों का दायित्व प्रदेशों को दिया गया था। तो इसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी थे वहाँ पे उनको दायित्व दिया गया था। फिर जो लॉर्ड रिपन ने कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वायत्त शासन व्यवस्था की थी। उन्होंने प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय शासन को राजनीतिक शिक्षा के एक माध्यम के रूप में ग्रहण किया जा सके, ये उनका एक मोटिव था। फिर ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको भी तुम लोग नोट कर लेना। लॉर्ड मेयो के जो ये प्रस्ताव था उसके आधार पर लॉर्ड रिपन ने भारतवर्ष में स्वायत्त शासन की नींव डाली थी। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन जो थे वो भारतीय समाज में शिक्षा का विस्तार करने और भारतीयों को आधुनिक प्रशासन से परिचित कराया। ये जो स्वायत्त शासन था तो इसके तहत उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा कि भारत को शिक्षित बनाया जाए। फिर 1882 के जो ऐतिहासिक प्रस्ताव के द्वारा लॉर्ड रिपन ने प्रत्येक ज़िला में एक लोकल बोर्ड का गठन किया था। तो उन्होंने क्या किया, हर एक ज़िला में लोकल बोर्ड का गठन किया
जिसके तहत लॉर्ड रिपन ने पूरे भारत में लागू करने का निर्देश दिया कि ये सिर्फ लोकल एरिया के सिर्फ एक ही जगह पे नहीं बल्कि पूरे भारत में गठन करने का, प्रत्येक ज़िला, जितने भी ज़िला थे भारत के, तो वहाँ पे गठन करने का आज्ञा दे दिया। फिर कुछ लोकल बोर्ड का गठन किया गया था और आवश्यकता अनुसार प्रत्येक लोकल बोर्ड के आने वाले ग्रामांचलों की प्रत्येक इकाई में एक एक प्राथमिक बोर्ड की भी व्यवस्था की थी। फिर ग्रामीण अंचल की तरह नगर अंचल भी स्वायत्त शासन के अंतर्गत आ गया था और शहरी अंचलों में नगर पालिका और नगर निगम का गठन किया गया। तो लॉर्ड रिपन के जो मौलिक विचारधारा थे, उन्होंने भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में एक नयापन ला दिया। फिर इसको पढ़ लेते हैं। जो भी हो, लॉर्ड रिपन की मौलिक विचारधारा ने क्या किया था? लॉर्ड रिपन की मौलिक विचारधारा ने भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में एक नयापन ला दिया, क्योंकि उसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को पहली बार गणतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत ला दिया। तो पहले एजुकेशन का इतना हमारे भारत में इम्पोर्टेंस इतना नहीं था, सब लोग नहीं शिक्षित हो पा रहे थे, पर लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो के द्वारा हमारे भारत में शिक्षा में बहुत सुधार किया गया था। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ये है असामरिक सेवा का भारतीयकरण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो भारतीय सरकार को चलाने का दायित्व जब ब्रिटिश सरकार के हाथों में आया, तब से शिक्षित भारतीयों ने भी लोकसभा के पदों पर काम करने की अभिरुचि दिखाई। अब लोकसभा क्या है? आजकल तुम लोग सुन रहे होंगे कि आईएएस का परीक्षा देते हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, तो वही जो एग्ज़ाम है उसे पहले आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो इसे कहते हैं क्या, इसका नाम दिया गया था, जो लोकसभा का एग्ज़ाम था, वो लोकसभा का परीक्षा था। तो इसमें क्या करते थे, जितने भी भारतीय थे हमारे जो शिक्षित वर्ग के थे, उन्होंने भी चाहा कि क्यों ना इस एग्ज़ाम को दिया जाए। और फिर 19वीं शताब्दी के स्तर के दशक में भारतीयों को भी लोकसभा के पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। फिर 1833 में डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट और 1843 में डेप्यूटी कलेक्टर नाम के 2 पदों की सृष्टि की गई। तो 2 नाम का सृष्टि किया गया था, एक था डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट और एक था डेप्यूटी कलेक्टर। और कहा गया कि इन दोनों पदों के लिए भारतीय उपयुक्त होंगे, मतलब इसमें एलिजिबल है इंडियन एग्ज़ाम देने के लिए। फिर क्या हुआ, 1865 तक लोकसभा परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष की थी। तो मैक्सिमम एज जैसे आजकल एग्ज़ाम में 35 या 40 है, तो पहले क्या था कि इस एग्ज़ाम में 22 वर्ष तक की अधिकतम आयु रख दी गई थी। फिर 1864 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ ठाकुर नामक प्रथम भारतीय लोक सेवा का जो पद है उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग के एग्ज़ाम के लिए कि जो पहले भारतीय कौन थे जो लोक सेवा का जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण हुए थे। तो नाम है सत्येंद्रनाथ ठाकुर। फिर लॉर्ड रिपन ने अपनी ओर से इन पदों पर नियुक्त करने के लिए केवल उच्च वर्ग के भारतीयों का ही चयन करने का निर्देश दिया था। फिर क्या किया, जो मॉन्टेग्यू थे, यहाँ पे तुम लोग पढ़ पाओगे कि जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड प्रतिवेदन से उन्होंने क्या किया, वो सरकार ने लोक सेवा की परीक्षा को भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करने का नीति की घोषणा की। फिर जो भारत के स्वाधीन होने के पश्चात लोक सेवा में पुरानी पद्धति के जो अभूतपूर्व थे वो पूरा परिवर्तन आ गया, जितने भी सिस्टम्स थे एग्ज़ाम लेने का, फिर उसमें चेंजेस आने लगे। फिर अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग और प्रदेशों में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ये तुम लोग का लेसन आज इधर में ख़त्म होता है। तुम लोग ये जो जितने भी मैंने आज एक्सप्लेन किया है वो अपने घर में एक बार स्टडी करना और समझने की कोशिश करना मैंने क्या समझाया है, और इसको 2 बार या 3 बार पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा।